हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सीडीपी बेस्ड। उसी सीरीज़ में हम एक नेक्स्ट सीरीज़ ऐड करने जा रहे हैं जो कि हमारा सोशल स्टडीज़ का जो पार्ट रहेगा। उसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सोशल स्टडीज़ से, जो क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, एसटेट, सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो उन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पार्ट रहेगा पॉलिटी का, और पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। देखो, वैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, लेकिन काफ़ी बेसिक इंग्लिश है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत आई होप नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको हिंदी में ट्रांसफ़र साथ साथ करता रहूँगा। यहाँ पे बोला है कि हेड ऑफ द स्टेट इंडिया कौन है, तो आंसर है प्रेसिडेंट। अब इंडिया के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्टेट इन इंडिया लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, और उसका जो हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे एक संघ जो वर्ड है, जो फेडरेशन सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इंडिया जो फेडरल सिस्टम यूज़ करती है वो क्वाजी फेडरल सिस्टम यूज़ करती है। अब आप कहोगे सर ये क्वाजी फेडरल सिस्टम क्या है, तो देखो क्वाजी फेडरल सिस्टम में क्या है कि आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, और किसी भी कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट है वो इंडिया से या इंडिया के फेडरेशन से अलग नहीं हो सकती है। इसी को होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी। फेडरेशन सिस्टम दो तरह का होता है, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। अगर आप यूएसए फेडरल सिस्टम की बात आप करोगे तो वो कमिंग टुगेदर है, यानी यूएसए के स्टेट मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से इंडिया के स्टेट भी मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी स्टेट किसी भी कंडीशन में इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। इसी को हमने क्वाजी फेडरल बोल दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि सेंटर इज अ मोर पावरफुल गवर्नमेंट देन अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से हमने लिए हैं, इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। मैं फर्स्ट आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आयरलैंड से हमने लिया है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, तो राज्य की कल्याणकारी नीति निदेशक तत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि राज्य जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो एक आइडल पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगा, एक वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करेगा। इजी समझने के लिए आप इसको ऐसे रख सकते हो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, फ्री सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं, और राज्य अपने आप को या स्टेट अपने आप को एक वेलफेयर बनाने की कोशिश करता है। ये पॉलिसीज हमने कहाँ से लिए हैं, तो आंसर आयरलैंड आएगा। क्वेश्चन 3, द टर्म फेडरेशन इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन मैंने बता दिया है, लेकिन डायरेक्टली आपको फेडरेशन वर्ड कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं। आर्टिकल 1 में आपको ऐसा मिलता है कि राज्यों से मिलके एक संघ बना है, ठीक है। तो आंसर है नोवेयर। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 पार्ट 4 में आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन है हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आंसर है गवर्नर। तो अगर आप स्टेट की बात कर रहे हो तो आंसर क्या रहेगा, गवर्नर, ठीक है। और अगर आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे हो, जैसे पीएम की बात कर रहे हो, तो पीएम पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देता है। आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गवर्नर। उसके बाद पूछ रहा है कि विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहले अमेंडमेंट समझ लेते हैं क्या है। देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना या चीज़ों में बदलाव करना। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि बेसिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो बेसिक वैल्यूज़ वो हैं जैसे इक्वालिटी, सेकुलर सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स। ऐसी चीज़ों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, और
ऐसा ही कुछ चेंज हमने किया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमने 42 अमेंडमेंट 1976 में हमने इस अमेंडमेंट को किया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपसे पूछा जा रहा है तो आप आंसर रखेंगे 42 अमेंडमेंट 1976। उसके बाद है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज कवर्ड इन विच आर्टिकल। देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या मतलब है कि आपको फ्री में उपचार कराने की आप फ्री में उपचार करा सकते हो, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ये है कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स FR मिल रहे हैं उसकी गारंटी आपको रेमेडीज में मिलती है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ही है। ठीक है, कि भारत के संविधान की जो आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकारी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है FR फंडामेंटल राइट्स, इसको बोलते हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब क्या, फंडामेंट्स का मतलब क्या, कि इसके बिना तो आप अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, इसके बिना आप अपने आप को डेवलप ही नहीं कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और जब मैं ये नंबर बोल रहा हूँ तो आपको क्या याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो रिटन बुक्स में है उसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो 395 है। सारे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये आपको आर्टिकल याद रखना है, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उनमें से ही एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वलिटी, ये फ्रीडम के लिए है। ये राइट टू रेमेडी है, ये आपके हाई कोर्ट के लिए होते हैं। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, या देखो वैसे तो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, 7 मेंबर्स इस कमेटी में थे, तो आंसर है BR अम्बेडकर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस टाइम पे पास हुआ था, तो आंसर है 1985। अमेंडमेंट नंबर अगर आपसे पूछें तो 52 अमेंडमेंट नंबर है। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदलने से रोकने का जो कानून है वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है। मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी से जो मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी से कभी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी में जाके ऐड हो रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए एक अमेंडमेंट हमने किया है। हमने इन द सेंस हमारे लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट किया है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है, 52 अमेंडमेंट 1985। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 पर्सन अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं तो वो डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे अभी के लिए नेशनल पार्टी पूछ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज NCRTs में आप लोगों को मिल जाएंगी 7, या अपडेटेड में मिल जाएगी 8। ठीक है, लेकिन ये कम और ज़्यादा होती रहती हैं, किसी में आपको 6 भी मिल जाएंगी। रीजनल पार्टीज़ कितनी है, तो 796 NCRTs में दे रखा है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। अब चेंज होने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन है जो कि आर्टिकल 324 में आता है। एक परमानेंट कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पार्टी को रजिस्टर्ड करता है और उनको नेशनल और रीजनल पार्टी के लिए अपॉइंट करता है। ठीक है, ज़्यादा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है 1985 52 अमेंडमेंट। उसके बाद है विच आर्टिकल डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 61 में आता है, इसको हिंदी में महाभियोग प्रक्रिया भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको महाभियोग बोलते हैं। ठीक है, महाभियोग, इम्पीचमेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 61 में। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इस तरह से इम्पीचमेंट करके बाहर नहीं निकाला है। सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं उनको भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, इम्पीचमेंट वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। इम्पीचमेंट वर्ड जो यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए या सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही किया जा सकता है। आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है कि आर्टिकल 61 में ये आता है। चलिए बात करते हैं, द टर्म सेकुलर वॉज एडिड द प्रियम्बल ऑफ द विच अमेंडमेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकुलर और प्रियम्बल। देखो सेकुलर का मतलब होता है
धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता का भी दो मतलब है। ऐसा पहला ये, पहले केस में क्या कि सभी धर्म को हम बराबर मान रहे हैं, और दूसरा ये कि हम किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो सेकुलर सिस्टम है वो पंथ निरपेक्षता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि धर्म निरपेक्षता, हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कि पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पेज में ही उसकी बेसिक वैल्यूज़ को लिखा हुआ है, और वो प्रियम्बल में ही कंसिडर किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल से आया है, किस अमेंडमेंट से आया है? तो अमेंडमेंट नंबर 42। पीछे हमने क्वेश्चंस में बात की, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी को बोल रहा है, 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बोल रहे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। तो दो तरह के मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। पहला फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम, जिसको FPTP मेथड बोलते हैं, ये FPTP। और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है PR मेथड, जो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन की बात की जाए तो सिंगल ट्रांसफर वोट ही इसका राइट आंसर है। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ये इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट की 54 में आती है, और इसमें होता ही है कि हम, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है? हमने इलेक्ट किया MPs को, MLAs को, और जो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये भी इलेक्टेड होने चाहिए। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेट हम लोग करते हैं, जैसे राज्यसभा में कर रहे हैं 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा में हम 2 करते हैं। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स इस इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि लोकसभा में जो 2 मेंबर हम लोग नॉमिनेट करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग राज्यसभा में ही कर रहे हैं। तो इसका आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्टली इलेक्शंस याद रखने हैं। फर्स्ट पास एंड द पोस्ट सिस्टम किसके लिए? MLAs के लिए हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं, MPs के लिए हम लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमने वोट जिसको दिया है, मेजोरिटी ऑफ वोट जो जिसको मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। उसके बाद पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज किस में है? पंचायती राज आपके पार्ट 9 में आता है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट था। ईयर अगर आपसे पूछे तो 1992 है। ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, 3rd लेवल गवर्नमेंट है। इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट होगी, सबसे सुप्रीम गवर्नमेंट होगी, वो सेंटर होगी, उसके बाद स्टेट लेवल पे, और उसके बाद लोकल लेवल पे बोल सकते हो, या ग्रामीण लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनको पंचायती राज बोलते हैं। इस पावर का जो बंटवारा है, इस सत्ता का जो बंटवारा है, उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या रहेगी कि मान लो कि सिर्फ एक ही सरकार के पास अगर पावर है तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन हम इंडिया में बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री इन टर्म ऑफ डाइवर्सिटी और एथनिक कंपोजिशंस, यहाँ पे काफ़ी रिच हैं। तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए हमने क्या रखा है? पंचायती राज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि रेज्यूडरी पावर्स आर वेस्टेड विद विच अथॉरिटी इन इंडिया। तो रेज्यूडरी पावर क्या है? देखो, हमने यहाँ पे फेडरल सिस्टम यूज़ किया हुआ है, और हम फेडरल सिस्टम में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं किस में? आपकी फर्स्ट यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में। अब इनका क्या मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे काम करेगी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में जो काम करेंगी स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट में क्या है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इस सब्जेक्ट में है ही नहीं। ठीक है, मान लो कि इन सारी लिस्ट में है ही नहीं, तो उस पर रूल बनाने का काम किसका होगा? यूनियन लेजिस्लेचर का, सेंटर का। ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्टर हो सकता है? तो IT रिलेटेड सेक्टर है, कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर है, या कोई नया एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होगा, तो उन पे काम करने का जो राइट है वो यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, आई होप आपको रेज्यूडरी समझ में आया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि 1773 में एक एक्ट आया था, उसी से एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लाइज यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने किया था, और जो फर्स्ट कैलकाटा में था और बाद में ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ है 1911 में जाके, और एक इस आर्टिकल में है आर्टिकल 124। हमारे यहाँ पे सब ऑर्डिनेट सिस्टम है,
यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, ये सभी इसी तरह काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है वो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ साथ प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि व्याख्या करना, ठीक है। जो हमारा संविधान है उसकी व्याख्या करने का जो काम है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और उसकी रक्षा करने का भी जो काम है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, ठीक है। जो आर्टिकल 3(2) में मैंने बताया था, जो रेमेडीज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ही एप्लीकेबल करता है। उसके बाद है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत से अवरुद्ध कानून, और ये आर्टिकल 17 में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आपको देखने को लगभग ये मिल जाता है। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी आता है, ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। उसके बाद ये मैंने पहले ही बताया, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, तो आंसर है आपका 9th शेड्यूल, ठीक है। सॉरी 9th शेड्यूल नहीं है, माय मिस्टेक, 10th शेड्यूल में आता है ये, ठीक है। इसका आपको 10th शेड्यूल में मिलेगा। पार्ट 9th शेड्यूल में आपको पंचायती राज मिलेगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मैंने बताया 42 अमेंडमेंट से ये कंसिडर किया जाएगा। 42 अमेंडमेंट 1976। उसके बाद है द टर्म सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपीयर्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज यहाँ पे मेंशन आपको मिलेगी, और उसी में सोवन सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ पे मिलता है? प्रीएम्बल। सोवनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी भारत कोई भी जो काम करेगा वो किसी के दबाव में आके नहीं करेगा, उसी को सोवनिटी बोलते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है आपका समाजवादी। अब ये सोशलिस्ट जो वर्ड है वो रशियन रेवोल्यूशन से हमें देखने को मिलता है। और सोशलिस्ट क्या है? ऐसा कोई पर्सन जो ये चाहता है कि बेसिक एसेंशियल वैल्यूज़ कम से कम सभी को मिले, ऐसे लोग समाजवादी लोग होते हैं। सेकुलर मैंने आपको बताया, डेमोक्रेटिक आपको पता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक आपको पता है आपका गणतांत्रिक या गणतंत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्शन कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल, तो इलेक्शन कमीशन आपके आर्टिकल 324 में कंसिडर किया जाएगा। पार्ट 14 रहेगा। आर्टिकल किसके बीच में? 315 से लेके 323 तक। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था HPSC का आपके हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन में, ये क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली पूछा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो आपको बताना है आर्टिकल 324 में आता है। उसके बाद यहाँ पे एज पूछी हुई है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा की जो एज है वो आपकी 25 ईयर है। उसके बाद हु प्रेजाइड ओवर द राज्यसभा मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, देखो वैसे राज्यसभा के जो मेन चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर इस मीटिंग को कौन ऑकेयर करेगा या इस मीटिंग को कौन एस्टेब्लाइज करेगा, तो आंसर है आपका डिप्टी चेयरमैन। राइट टू एजुकेशन पूछा हुआ है आपसे कि द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो आपको आंसर करना है 86th अमेंडमेंट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन किस में आएगा? 86th अमेंडमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो आंसर है इसका आर्टिकल 280। देखो कुछ क्वेश्चंस को मैं इलेबरेट कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन को फैक्चुअली रख रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि एग्जाम टाइम में हमें ये देखना है कि व्हाट शुड नॉट बी स्टडी एंड व्हाट शुड बी स्टडी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इलेबरेट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं फैक्चुअल जो आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, जो कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में याद रख सकते हो। तो फाइनेंस कमीशन कहाँ पे है? आर्टिकल 280 में। उसके बाद है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
मेंशन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 14 मैंने आप लोगों को बताया जो कि इसका राइट आंसर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसा, अगर आपसे पूछ ले कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी बॉडी है, तो दो तरह की बॉडी आपको देखने को मिलेगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि संविधान में पहले से ही मैंशनड है, और उसके बाद आपकी संसदीय निकाय या ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि सिर्फ पार्लियामेंट ने बना रखी है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, वैसे जनरली गवर्नर का टाइम फिक्स होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो कितना रहेगा, 5 ईयर्स। ठीक है, गवर्नर है वो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट का किसी भी स्टेट में, यानी राज्य में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो गवर्नर ही करता है। उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपोन्ड इन विच केस। तो ये केस आपने सुना होगा, केशवानंद भारती केस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, यानी इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई नहीं थी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जब हम यहाँ पे एलिब्रेट करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें हैं, वो किस केस से हमें मिलती हैं, तो केशवानंद भारती केस से ही हमें मिलती हैं। उसके बाद जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना रेजिग्नेशन किसको होल्ड करता है, किसको सबमिट करता है, तो डिप्टी स्पीकर को करेगा। ऑब्वियसली डिप्टी स्पीकर ही को रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो अमेंडमेंट प्रोसेस आर्टिकल 368 में आता है। अमेंडमेंट्स के टाइप हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, पार्ट 20 में आता है। ठीक है, अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी में होती हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या, कि सभी आपके एमपीज, एमएलएज, या एमएलएज मतलब हाफ ऑफ द स्टेट के एमएलएज ही आपके स्पेशल मेजोरिटी में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, एमपीज लोकसभा राज्यसभा, एमएलएज यानी हाफ ऑफ द स्टेट अगर किसी भी बिल पे अप्रूव करते हैं तो मेजोरिटी में ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कैन बी रिमूव्ड इन विच प्रोसेस। तो किससे करेंगे हम लोग, आंसर है रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। देखो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट होता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस की हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये सिंपल रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, और अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहता है तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट जो भी हमारी पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। बाय एंड हैव ए नाइस डे।